तो ये पहली रचनाकार है लियो टॉल्स्टॉय। दूसरे शार्प जो फ्रांस के थे, और शार्प ने अस्तित्ववाद को जन्म दिया। कहा कि ईश्वर नहीं है, भौतिक जगत का यथार्थ ही संघर्ष का कारण है। और अस्तित्ववादी चिंतन की शुरुआत वहां से हुई। अस्मितामूलक विमर्श मूलतः अस्तित्ववादी चिंतन का विमर्श। और नीत्शे जो जर्मनी का विद्वान था, नीत्शे, उसने ईश्वर के मरने की घोषणा की। ईश्वर नहीं है, ईश्वर की मौत हो गई। ये कितना बड़ा सामाजिक वैयक्तिक क्रांति था, एक मानवीय क्रांति थी कि ईश्वर के मौत की घोषणा करता है, विद्रोह करता है। आध्यात्मिकता के विरुद्ध भौतिकता का विद्रोह देखिए कि नीत्शे ईश्वर के मौत मरने की घोषणा करता है। ईश्वर नहीं है, ईश्वर की मौत हो गई। और संभवतः अस्तित्ववाद में, इस अस्मितामूलक विमर्श में जो कविताएं आपको संबंधित और संकलित की गई हैं, वो ईश्वर की मौत की संतुष्टि करती है। आप जब पढ़ेंगे कविताओं को, विमर्श की कविता मोहनदास मिश्रा की कविता है, ईश्वर की मौत हो जाती है, ईश्वर है ही नहीं। यू नो गॉड, ईश्वर किसने देखा है? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, ईश्वर को क्या आप लोगों ने देखा है? जब नहीं देखा है तो आप पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आप तार्किक नहीं हैं, इसलिए करते हैं कि आप वैज्ञानिक नहीं हैं, इसलिए आप करते हैं कि आप बौद्धिक नहीं हैं। लोग करते हैं इसलिए मैं भी। ये लोग वाली समझता है, यही अतार्किकता है, यही अवैज्ञानिकता है, यही अभौतिकता है कि लोग करते थे। यू नो गॉड देन यू वर्शिप, पहले ईश्वर को तो जाने तब पूजा करते, लेकिन पहले हम पूजा करते हैं, बाद में जाने करते हैं। कैसी पूजा, कैसी पूजा? तो शार्प के और नीत्शे के, टॉल्स्टॉय के जैसे पाश्चात्य जो चिंतक हैं, उनका हिंदी साहित्य के इस अस्तित्ववादी अस्मितामूलक दर्शन पर, साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव। और पश्चिम में जो बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, जरशाहों के दूत, जिसमें लेनिनवादी और मार्क्सवाद के विचारों को, हीगल के विचारों को स्थान दिया गया, उस मार्क्सवादी चेतना और विचारों की अनुभूति और अभिव्यक्ति आप इन कविताओं में आप देखेंगे कि मार्क्सवाद कहीं ना कहीं इन कविताओं में, हीगल कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो एक तरफ पश्चिम के जो चिंतन दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जो लॉजिक है, वह इस तरह के रचनाकारों की एक बहुत बड़ा खेमा बनाता है और वो लिखना शुरू करते हैं अस्मिता को। वहीं भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारतीय जीवन दर्शन का भी इस अस्मितामूलक विमर्श विषयक साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखता है, जिसमें हम नाम ले सकते हैं गौतम बुद्ध का दर्शन, रामास्वामी पेरियार का दर्शन, ज्योतिबा फूले का दर्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दर्शन। ये सभी मूल्यवादी, जीवनवादी, मानवतावादी चिंतक थे जो मानवीय मूल्यों को, मानवतावादी मूल्यों को महत्व दिया और उन मानवीय मूल्यों के संदर्भ में इन चिंतकों का प्रभाव इन्हें इस तरह के विमर्श की कविताओं में, रचनाओं में आपको।
अब अस्मिता है क्या, कुछ ऐसे उदाहरण मैं दूंगा जिससे स्पष्ट आपको हो जाएगा कि दलित विमर्श, अस्मिता विमर्श, आदिवासी विमर्श क्या है, स्त्री विमर्श। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं। क्या बोला छोटी सी डायरी थी है इसी में। मैंने होमवर्क किया आने के पहले। एक शिक्षक होमवर्क नहीं करके आएगा ना तो फ्लॉप कर देगा, क्योंकि जो बैठे हुए विद्यार्थी होते हैं एमए के, वो भी चेतनशीली हैं, बौद्धिक होते हैं, और उनको समझाना बड़ा टेढ़ी थी। समझा दीजिए, समझ में बात आ जाए तो समझिए कि पाठ और वर्ग आपका सफल है, अन्यथा आप असफल है। तो एक सच्चा शिक्षक जो होगा वो होमवर्क जरूर 2-3 दिन तो करेगा, डेली पढ़ेगा। प्रेमचंद के समकालीन थे रूस के महान उपन्यासकार कौन? जी हाँ, मैक्सिम। ये महान उपन्यासकार थे। जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे उसी समय रूस में वो जारशाही के विरुद्ध लिख रहे थे, और उनकी महत्वपूर्ण कृति है माँ उपन्यास है। वो विधवा है, उसके पति मर गए हैं, विद्रोह की स्थिति में उसका बेटा जेल में है, और वह उस सामंतवादियों के जारशाहों के विरोध में संघर्ष करती है, कमान अपने हाथ में लेती है, और उसी का स्टेटमेंट है। स्पष्ट हो जाएगा कि अस्मिता है क्या। ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा नहीं सुनने पर अस्पष्टता का बोध नहीं होगा। वो जो माँ नामक कैरेक्टर है उस में वह कहती है, मत डरो, एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ लड़ो, तुम्हारी शक्ति काफी बड़ी है, अपनी शक्ति को पहचानो। शब्द देखिए, सारा अर्थ इसी शब्दों में, इसी वाक्य में है। अस्मिता का जो अर्थ है, जो बोध है, वह इसी में है। मत डरो, एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ लड़ो, तुम्हारी शक्ति काफ़ी बड़ी है, अपनी शक्ति को पहचानो। अस्मिता मूलक विमर्श वैसे लोगों की आइडेंटिटी, आत्मिक शक्ति का परिचायक विमर्श है जो संघर्ष कर रहे हैं अपने वजूद की रक्षा के लिए। अपनी शक्ति को पहचानो, ये बड़ी बात है। अस्मिता मूलक विमर्श अपनी शक्ति को पहचानने का विमर्श है। कौन शक्ति की पहचान कर रहा है? जो शोषित वर्ग है, शोषक वर्ग के विरोध। यही अस्मिता बोध है, अपनी शक्ति को पहचानना, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना, अपने वजूद की रक्षा के लिए, एग्जिस्टेंस की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने को पहचान करना, यही अस्मिता बोध है। सीधी सी परिभाषा इस माँ नामक उपन्यास से आप समझ सकते। आखिर यह संघर्ष किसके विरुद्ध है, कौन कर रहा है? तो देखिए इसी में है आपको मैक्सिम गोर्की माँ उपन्यास जब उनका प्रकाशित हुआ तो उनके पाठक बहुत हुए पूरे विश्व में। तो पाठकों से वो पत्राचार करते थे, और ग्लेव नामक एक पाठक था
जो लेनिनवादी विचारधारा का पोषक था, वो समर्थक था, उसको वो एक पत्र लिखते हैं, जिस पत्र की पंक्तियों से स्पष्ट हो जाएगा कि अस्मिता, किसकी अस्मिता की बात हो रही है इस साहित्य में। ध्यान से सुनिएगा। मेरे ख्याल में तो गुलाम वह है जो अपने दयनीय जीवन को बदलने के लिए छटपटाता नहीं। अस्मितामूलक विमर्श गुलामों पीड़ितों का, उसके दयनीय जीवन की छटपटाहट का विमर्श है। दयनीय जीवन की छटपटाहट का विमर्श है अस्मितामूलक। किसके दयनीय जीवन का? तो गुलामों, शोषितों का, पीड़ितों का, उपेक्षितों का, स्त्रियों का, अस्पृश्यों का। जो व्यक्ति आज़ादी के लिए संघर्ष का फैसला भर लेता है वह उसी क्षण से आज़ाद हो जाता है। अस्मितामूलक विमर्श फैसला लेने का विमर्श, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने वजूद की रक्षा के लिए, अपने आइडेंटिटी की रक्षा के लिए, अपने सोवरेनिटी की रक्षा के लिए वो विमर्श करता है। जो व्यक्ति आज़ादी के लिए संघर्ष का फैसला भर लेता है वह उसी क्षण से आज़ाद हो जाता है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ ही क्यों न लगी। प्राण लीजिए, एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष करने का मद्दा होना चाहिए। ये सारे रचनाकार संघर्ष करने की मद्दा से लिख रहे हैं। प्रण लिया है उन्होंने कि हम समाज को बदलेंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई भी दास न हो। मैंने कहा ना, शासित और शासक और शासित, दास, गुलाम। अस्मितामूलक विमर्श गुलामों के जीवन संघर्ष का विमर्श। यह गोर्गी स्वयं कहता है कि मैं चाहता हूं कि कोई भी दास न हो। दास शब्द भी मेरे कानों में पीड़ा पैदा कर देता है। तो जब कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि तुम चमार हो, तुम मेस्तर हो, तो कितना पीड़ादायक शब्द होगा। तुम लोम हो, तुम स्त्री हो, तुम कलुटा हो, तो कितना पीड़ादायक होगा यह समस्या। तो यही तो है अस्मितामूलक विमर्श। इसी का विमर्शात्मक साहित्य है ये अस्मितामूलक विमर्श। मैं चाहता हूं कि सभी लोग संघर्ष करता हूं। अस्मितामूलक विमर्श संघर्षों का विमर्श है। यह संघर्ष किसके विरुद्ध है? शासकों के विरुद्ध। यह विमर्श किसके विरुद्ध है? शोषकों के विरुद्ध। यह विमर्श किसके विरुद्ध है? जारशाहों के विरुद्ध, नौकरशाहों के विरुद्ध, राजतंत्रीय व्यवस्था के उससे हिंसक प्रवृत्तियों के विरुद्ध। वही लोग मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें संघर्ष करने का हौसला आता हो, और संघर्ष करने का हौसला अगर दम हो वही लोग अच्छे लगते हैं। अन्यथा फिर मनुष्य होने का कोई अर्थ ही नहीं है। जिसमें दम नहीं है मुर्दे के समान। शरीर का मतलब क्या? चेतना होना, चेतन होना। अन्यथा आप शरीर हैं तो हैं, क्या मतलब है? गर्म पानी इस पर डालिए या ठंडा पानी डालिए, अगर कोई प्रभाव ना पड़े तो फिर शरीर का क्या है? चेतना उसको क्या करती है? रिएक्ट करती है, प्रतिवाद करती है, प्रतिरोध करती है। अस्मितामूलक विमर्श प्रतिरोधात्मक विमर्श है, प्रतिरोध का विमर्श, प्रतिरोधात्मक। और प्रतिरोध का विमर्श का तात्पर्य यह नहीं कि रेवेंज और रिटेलिएशन, बदला लेने की भावना नहीं। ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात है, एग्जिस्टेंस की बात है, अस्तित्व बोध की बात है। रेवेंज के लिए नहीं। ये जितने रचनाकार हैं, जितना साहित्य है, वह बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जो उनकी पीड़ा है, जो घटित जीवन में जो घटनाएं हैं, जो दंश है, उसको
अभिव्यक्त करने में स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया हो। तो विमर्श के मूलक जितने साहित्य हैं उन सबों पर कहीं न कहीं पाश्चात्य चिंतन दर्शन का, फिलॉसफी का, भारतीय चिंतन दर्शन का बहुत बड़ा ये दूसरा पक्ष हुआ। अब कोई पूछे कि अस्मितामूलक विमर्श से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताइएगा? बोलिए बोलिए, क्या बताइएगा? अस्मितामूलक विमर्श लिख लीजिए, एक पंक्ति लिख लीजिए, इसको याद करें। अस्मितामूलक विमर्श का तात्पर्य वैसे प्रतिरोधात्मक साहित्य से है। अस्मितामूलक विमर्श का तात्पर्य वैसे प्रतिरोधात्मक साहित्य से है जिसमें शोषित, दमित, पीड़ित वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करता दिखता है। यही अस्मिता है। यानी ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यही अस्मिता है। अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना। और जितने रचनाकार हैं इस विमर्श के, सबकी कविताओं में, रचनाओं में मूल संवेदना, उसके जो कंटेंट हैं वो कंटेंट लगभग वही है। चाहे वह आदिवासी विमर्श का कंटेंट हो, चाहे वह दलित विमर्श का कंटेंट हो, चाहे वह ट्रांसजेंडर का कंटेंट हो। वस्तु तत्व के मूल में उस वर्ग की अपनी कथा व्यथा है, उनका अपना जीवन संदर्भ। दलित विमर्श की कविता जब पढ़िएगा, रचना पढ़िएगा, तो दलितों के जीवन संदर्भ के को लेकर के रचनाकार सामने आते हैं। और जो भी रचनाकार हैं वो ज़्यादातर दलित वर्ग से हैं। और यहाँ दलित और गैर दलित रचनाकार का प्रश्न देश में उठता रहा है। मैं इन चीज़ों से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि दलित रचनाकारों की रचनाओं में जो अनुभूति अभिव्यक्त है, उस तरह की अनुभूति गैर दलित जो रचनाकार हैं, निराला की रचनाओं में भी उतने से हैं। महादेवी वर्मा के जो गद्य साहित्य हैं उसमें भी आप देखेंगे कि वो मिलेगा। नागार्जुन की कविताओं में, मुक्तिबोध की कविताओं में, ये सारी कविताओं में आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आदिवासी विमर्श की जो रचनाएं हैं उसमें आदिवासी जीवन का जो संघर्ष है वो कंटेंट है, उसका विषय वस्तु है। और ट्रांसजेंडर की जो रचनाएं हैं उसमें ट्रांसजेंडर का जो जीवन संघर्ष है, वो जो द्विधा विभक्त जो कैरेक्टर है ट्रांसजेंडर का, द्विधा विभक्त बटा हुआ, यानी ही और सी के बीच, उसको न ही मानता है, लोग न सी मानता है। मुजक्कर ही को ही कहते, मुअन्नस सी को कहते हैं। ये हजरत मुखन्नस है, न ही है न सी है। तो हजरत मुखन्नस है, न ही है न सी है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। इस तरह की अवहेलना अगर किसी के साथ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए, कितना बुरा लगेगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि पटना विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जो आपका हिंदी विभाग ट्रांसजेंडर पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया। और कौन थे वो? कौन प्रसाद? रेशमा प्रसाद, जो ट्रांसजेंडर हैं और यहाँ पर सीनेट के मेंबर भी हैं पटना विश्वविद्यालय के,
डॉक्टर रेशमा प्रसाद, उनको मैंने बुलवाया, मैंने बुलवाया था। तो दलित अस्मितामूलक विमर्श वैसा प्रतिरोधात्मक साहित्य है जिसमें शोषित दमित पीड़ित वर्ग अपने वजूद की रक्षा के लिए संघर्ष करता दिखाई। बस एक लाइन में इसकी। अब मैं कुछ पाठों पर आता हूँ, कुछ ऐसे पाठ हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि आप उनके सामने रखूँ, जो आपके पाठ्यक्रम में है। आदिवासी विमर्श की कविता है आप लोगों के पास। एक वंदना टेटे है, वंदना टेटे, उनकी कविता है। 2 कविता 3 कविताओं पर मैं प्रकाश डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि एक दिन में जो भी है आपको समाप्त कर दूँ, ताकि कल से छुट्टी होने लगी। तो फिर ये कविता उनकी है वंदना टेटे की, पहाड़ की जिंदगी। पढ़ने के लिए 252 पृष्ठ। देखिए, उसमें नहीं होगा, उसमें है ही नहीं। आप लोग फोटो कॉपी करा करके ले सकते हैं, दे देंगे इनको तो करा देंगे। देखिए, इसमें संथाली और मुंडा समाज का जो जीवन संघर्ष है वो दिखाई देता है। पहाड़ की जिंदगी, आदिवासी समाज का जो जीवन है वह नैसर्गिक रूप से प्रकृतिवादी जीवन है। प्रकृति और आदिवासियों का जीवन पर्यायवाची है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कभी अलग नहीं किया जा सकता। जंगल, जानवर, जमीन और पहाड़, ये 4 चीज। जंगल चाहिए मुझे, जानवर के बगैर नहीं सकते, जमीन भी चाहिए। जंगल, जानवर, जमीन, ये ट्रायंगल है, यही उनका जीवन है। आज जंगल काटे जा रहे हैं, जानवरों का शिकार किया जा रहा है और जमीन पर कल कारखाने बनाए जा रहे हैं। नतीजा यह है कि आदिवासी जीवन पर, उसके सामाजिक जीवन पर, उसके अस्तित्व पर, उसकी अस्मिता पर प्रश्न खड़ा हो जाए। वो बचेगा कि नहीं, वो संघर्ष कर रहे। पहाड़ कटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, पहाड़ को तोड़ करके कंक्रीट निकाले जा रहे हैं, समतल बना रहे हैं। पहाड़ की जिंदगी, पहाड़ सी जिंदगी उधकती फिसलती घाटियों में, सरल भी जटिल भी, सर्पीली सड़कें यहाँ खींच लाई हैं तुम्हें। तुम क्या, तुम्हारे दोनों को भी घर हमारा अच्छा लगा, तभी तो किसी बहुरूपीय की तरह, रिफ्यूजी की तरह, घुसपैठिए की तरह घुस चले आए। किसको कह रहा है वो? रिफ्यूजी, घुसपैठिया, किसको बहरूपिया किसको कह रहा है? जो गैर आदिवासी समाज हैं, जो उपभोक्तावादी संस्कृति में जो पूंजीपति कैपिटलिस्ट हैं, जो ठेका लेकर के उसके पहाड़ को तोड़ करके पूंजीपति बन रहे हैं, लकड़ियों को काटा जा रहा है, काटने वाले लोग ये लोग हैं। रिफ्यूजी हैं वो है नहीं, आदिवासी है वो, जंगल में रहने वाला, बाहर से हम गैर आदिवासी समाज को की ओर संकेत करता है। रिफ्यूजी, बहुरूपीय, घुसपैठिए, घुस आया तुम मेरे संस्कृति, मेरी सभ्यता, मेरे जीवन में, मेरे सामाजिक संघर्ष, और इस तरह मेरी अस्मिता, मेरा वजूद, मेरी आइडेंटिटी क्या हो रही है? समाप्त हो चुकी है। वह अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपने सामाजिक संस्कारों को बनाए रखना चाहता, प्राकृतिक जीवन को बनाए रखना चाहता। कभी शांति की खोज में तो कभी पनाह मांगते, डराते, और कभी प्रेम के छलावे से घुस आए तुम हमारे पहाड़ों में, घरों में, और डाल दिया डेरा घेरा, कर दिया हमें बेदखल। धीरे से आया काटने में, घूमने आया है। हम लोग भी जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो राजपुर जाते हैं, इधर जाते हैं, कोकुलर जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, घूमने आए पर्यटन के लिए। और धीरे 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 ये पूंजीवाद जो है क्या होता है? कैपिटलिस्ट जो है पूंजीवादी व्यवस्था, वह उनके जीवन शैली को प्रभावित करता है, उनके आर्थिक व्यवस्था को क्या करता है? प्रभावित, सांस्कृतिक मूल्यों पर वो प्रहार करता है।
और धीरे धीरे होता क्या है कि जो आदिवासी है, जो मूल आदमी है, वह घर से बाहर, और जो घर में रहने वाला आदमी नहीं है वह घर के। तुम तो आए ही साथ आई तुम्हारी भाषा, संस्कृति और दर्शन। यानी आदिवासी संस्कृति, आदिवासी सभ्यता, आदिवासी रीति रिवाज ये एक अलग तरह की है। ये हिंदुवादी नहीं है। हिंदुत्व से इनको कुछ लेना देना नहीं। ये अलग आदिवासी धार्मिक संस्कृति का विकास अलग हुआ ही है। और आज नतीजा ये है कि इनकी भाषा पर, इसकी संस्कृति पर और इनके जो चिंतन दर्शन हैं, इन सबको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभाव। भाषा पर प्रहार, संस्कृति पर प्रहार और चेतना पर प्रहार, मनुष्य को गुलाम बनाने की सिवा। उनकी संस्कृति बदली है, उनकी भाषाओं में स्खलन हुआ है, उनके चिंतन दर्शन में भी बदलाव है। और मिल गए आहिस्ता आहिस्ता, मिलता है जैसे घोड़ा, जागता है जैसे बनकोड़ा, पर तुम न घोड़ा हो न ही बनकोड़ा, न करे तुम हो तीनों का शंकर। ये प्रतिरोध है, तीनों का शंकर जो शंकर करता है, किसको करता है, इसी पूंजीवादी व्यवस्था को। वही उपभोक्तावादी संस्कृति के पोषक जो लोग हैं, मगर ये जीवन जीने वाले, उनको कह रहा है कि तुम तीनों का शंकर हो, मिला जुला हो। इसका तो करैत का, बनकोड़ा का और घोड़ा का, और तुम डसोगे और सांप का काम नहीं कर सकते। और इस दंश से बचने की अभिव्यक्ति की कविता है, रचना है अस्मिता। तुम्हारे कांटे की दवा बस सिंह बोगा के पास है, जो दे रहा है मतलब सुन सको तो समझ। सिंह बोंगा शब्द है आदिवासी शब्द, यानी संथाली मुंडा भाषा का शब्द है। ईश्वर, मेरा ईश्वर जो है वह सूर्य है और तुम्हें चेतावनी दे रहा है, तुम समझ लो। तो इस प्रकार ये कविता आप देखेंगे कि किस प्रकार जो आदिवासियों की संस्कृति है, उसकी जो जीवन शैली है वह प्रभावित हो रही है, और वह उसके लिए चिंता का विषय है, उसकी अस्मिता का विषय, उसके लिए उसके। और इस कविता में देखेंगे कि आदिवासी शब्दों का प्रयोग, बनकोड़ा, घोड़ा, सिंगोंगा, ये सारे शब्द हैं। ये बनकोड़ा जो होता है एक प्रकार का वो कीट है जो काटता है, दंश बनाता है। दूसरी कविता आप देखेंगे, कवितक, इसमें अस्मिता बोध स्पष्ट हो जाएगा इस कविता में। कब तक प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वंदना पेटे की कविता है। कब तक, कब तक जो होते रहोगे अपनी पहचान जानने के लिए दूसरों का मुंह। मैं कौन हूँ यह बताने के लिए, समझने के लिए दूसरों के मुंह ताकने की जरूरत। कब तक जो होते रहोगे अपनी पहचान जानने के लिए, अपनी अस्मिता जानने के लिए दूसरों का, दूसरे को मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। और कब तक आश्रय में रहोगे कि कोई आए और तुम्हारे लिए लड़े। आपकी लड़ाई खुद अपने लड़े, दूसरे की लड़ाई से आप नहीं जीत सकते हो। हर आदमी को अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष अपने साथ उसको सबल बनाता है। हर आदमी को अपनी लड़ाई अपने लड़ने की। आदिवासी समाज की ओर संकेत करते हुए कवित्री कहती है कि तुम्हें दूसरे की तरफ नहीं ताकना है, देखना है। सरकार मेरी लड़ाई, सरकार लड़ाई नहीं लड़ेगी,
तुम्हें अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए तुम्हें खुद सा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को लिए, अपने रीति रिवाज को बचाने। कब तक खुश होते रहोगे कि उनकी कहानी में तुम्हारा जिक्र है, कि तुम्हारा इतिहास तुमने नहीं उसने लिखा है? तब तक जो होते रहोगे अवतारों के आगमन की बात कि होंगे तुम्हारे उद्धारक, कोई करेगा कोई तुम्हारी व्यथा करने का कदम अपनी व्यथा बढ़ाने के लिए। उद्धारकर्ता की ओर, हे भगवान राघो शरण अब तो जीवन हारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। गजग्राह की लड़ाई हुई थी यही सोनपुर में, देख रहे हैं सोनपुर, वहाँ पर त्रिवेणी है, वहाँ गज और ग्राह में लड़ाई हुई, यानी हाथी और घड़ियाल। और हाथी जो है, घड़ियाल तो पानी में रहता है, पानी में शक्तिशाली हो जाता है, और हाथी जैसे पानी पीने गया उसका उस पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ करके वो गज जो ग्राह जो है उस हाथी को क्या करने लगा। जब पानी में हाथी जाने लगा तो कहा कि विष्णु को जो है वह स्मरण किया कि हे भगवान, नाक कान डूबन लागे अब तो जीवन है, अब तो नाक भी और सांस लेना भी बड़ा दुभर है, आइए जल्द बचाइए। और विष्णु आते हैं गरुड़ पर और चक्र से गला काट, कहते कि ये नहीं चलेगा, ईश्वर बचाने उचाने वाला नहीं है, ईश्वर की मौत हो चुकी है। यही तो असत्य। सारी कविताओं में जो थॉट है, जो जीवन दर्शन है, फिलॉसफी है, आपको देखने की। तो इसलिए कोई उद्धार करने के लिए नहीं है, आपका उद्धारकर्ता स्वयं आप ही हैं। आप जैसा कीजिएगा वैसा, जैसा बोलिएगा वैसा, नहीं तो गिर जाइएगा। बहुत तरह की बात है, इसलिए बदलो, इस समय बदल चुका है। नहीं अब कोई अपनाने वाला, नहीं देता अपना गाल, और नहीं रखता कोई अपने सर पर जूती, कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ये अंतिम पंक्ति जो है यही एक हिस्ट है इस कविता की, कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। कविता नहीं आ सकती, बर्निंग पॉइंट आत्मसम्मान, वही अस्मिता की। आत्मसम्मान से कोई समझौता। तो ये कविता थी, यह अस्मिता बोध है। स्पष्ट हो गया कि आत्मसम्मान के बोध की कविता है। और भी कविताएं हैं जो कि दो ही रहने देते हैं, क्योंकि इधर से भी कुछ कला देते हैं। ये निर्मला पुकुल की मिलती है किताब, आप जा करके खरीदिए। निर्मला पुकुल की कविता बहुत कम दाम है, उनकी कविता आपको पढ़नी है। ये आदिवासी विमर्श की महत्वपूर्ण लेखिका है, और इनकी जो कविता पढ़नी है संथाली की हैं, संथाल भाषा की कवित्री। बाहामुनि कविता को मैं बता दे रहा हूँ, इसके भाव सुंदर से समझ लीजिएगा कि यहाँ इसमें अस्मिता किस तरह की अस्मिता है। स्त्री बोध की अस्मिता है, एक स्त्री मजदूरी की अस्मिता बोध की एक कविता है, जिसमें आदिवासी जीवन संघर्ष को आप देख सकते हैं प्रतिबिंबित होते हुए। बाहामुनि एज ए कैरेक्टर इन दिस पोएम। इस कविता में बाहामुनि नाम की एक लड़की है, एक स्त्री है, एक नारी है। स्त्री वेदना की यथार्थ अभिव्यक्ति की कविता अस्मिता मूलक कविता है। स्त्रियां भी अंटे से बोल रही हैं, जिस तरह अछूतों के साथ किया गया, सदियों से स्त्रियां भी अंटे से बोल रही। अस्पृश्य कभी भी पुरुष सत्ता स्त्रियों को सम्मान की नहीं दिया। अब धीरे धीरे स्त्रियां अपने वजूद के लिए, सम्मान के लिए लड़ रही हैं, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। उसका हक मिलेगा। 33% पर आ गए हैं, 50% पर धीरे धीरे आएंगे।
33% मिलेगा हम लोगों को हर जगह, तो 50 पर आना है, 50-50 खेल होगा, सीधी सी बात है। लैंगिक विभाजन की स्थिति नहीं चलेगी, लैंगिक की विमर्श के विरोध की कविता है स्मिता में, और लैंगिक जो विभाजन है उसमें सब है, चाहे वो दलित परिवार की स्त्री हो चाहे गैर दलित हो, जो मुस्लिम हो आदि। बाहामुनि, तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट। कवित्री कहते हैं कि आए बाहामुनि, तुम जो सागवान का जो कौन कौन पेड़ देखा है सागवान, पत्ते कितने बड़े, इतने छोटा छोटा पत्ता होता होगा। सागवान के बड़े पेड़ पत्ते होते हैं, उससे पत्थर बनता है। और आज में प्लास्टिक और पेपर का पत्थर चल गया है, शादी विवाह में चलने लगा, पहले बड़ी चलता है। और आदिवासी समाज की औरतें उस संखार पर गाने से पत्थर बना करके सागवान के पत्तों से और ट्रेन पर लाद करके सुबह पटना जंक्शन, आज भी आप जाइएगा, आप देखिएगा यथार्थ जीवन का यथार्थ, आदिवासी स्त्रियों के जीवन का यथार्थ अगर देखना है तो सवेरे को संखार प्रकरण से जो दुमका से ट्रेन आती है, इसमें लोकल ट्रेन में जाकर आते हैं, किस तरह दातुन काटती हैं औरतें, और देखिए इस दातुन से सब लोग मुंह धो करके सुबह नाश्ता कर लेते हैं, वही जब जाती है तो शाम को दातुन से ये जीवन का यथार्थ। तो हजारों का पेट भरते हो, लेकिन वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा नहीं। कैसी विडम्बना है कि जमीन पर बैठी गिरती हो चटाइयाँ और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियाए जैसे टप 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 पसंद। एक यहाँ देखिएगा निराला की चोटी पत्थर की कविता है, किस तरह वो पसीना, तो लगता है कि कहीं ना कहीं निराला यहाँ दिखाई कि वो करियाई सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य की अभिव्यक्ति, सौंदर्य की जो परिभाषा है वह गोरेपन में नहीं है, सौंदर्य आंतरिक भाव है जो झलकता है आपके श्रम से, और यहाँ सौंदर्यानुभूति जो है वह श्रम से झलकता है कि करियाई ये है, काला है और तक ये श्रम के महत्व की, श्रम की महत्ता को रखते हैं कि श्रम करने वाली आदिवासी स्त्रियों की क्या जीवन संघर्ष है, यह आप समझ सकते। क्या तुम्हें पता है कि जब कर रही होती हो तुम दातुन, तब तक कर चुके हो तुम्हें सैकड़ों भोजन पानी, तुम्हारे दातुन से मुँह हाथ धो। जब तुम जाती हो पटना से लौट कर बिना खाए पिए तो शाम को 2 बजे दातुन करती है, और यहाँ तब तक जो है पटना वासी जो है तुम्हारे दातुन से ब्रश साफ करके और नाश्ता पानी सब कर लेते हैं। जिस घरों के लिए बनाती हो झाड़ू, तब तक कर चुके हैं पूरे सैकड़ों भोजन पानी, तुम्हारे दातुन से मुँह धोकर। जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू, उन्हीं से आते हैं कचरे तुम्हारी बस्ती में, झाड़ू वही लोग बनाते हैं, पूंजीपति नहीं बनाता है। मंदिरों में झाड़ू का निर्माण नहीं होता है, मस्जिदों में गिरजाघर में झाड़ू नहीं बनते हैं, झाड़ू कहाँ बनता है? श्रमिकों के घर में। श्रमिक साथ जीवन के संघर्ष की कविता स्मिता में, संघर्ष चाहे वह स्त्री हो या इस मुगल लावर धर उत्तर से इतनी सीधी हो बाहामुनि, कितनी भोली हो तुम कि जहाँ तक जाती है तुम्हारी नजर वहीं तक समझती हो अपनी दुनिया, जबकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी दुनिया जैसी कई कई दुनियाएं शामिल है। इस दुनिया एक दुनिया नहीं है, इस दुनिया में कई कई दुनिया, कई कई रंग, अनेकों रंग है। जो दिखाई दे रहा है वही एक रंग है। नहीं जानती कि किन हाथों से गुजरती है तुम्हारी चीजें, वो पहुंच जाती है दिल्ली।
उसको क्या पता है, झुमका से पटना, पटना से लोकल ट्रेन, वही उसकी ड्यूटी है कभी बेटी नहीं। उसको पता नहीं है कि उसका श्रमसाध्य जीवन, उसका जो 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 प्रोडक्ट है, जो उत्पादन है, जिसके मूल्य का हकदार है वह कहाँ पहुँच जाता है, दिल्ली पहुँच जाता है, और वह बेचारी झारखंड में, जबकि तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर है अभी जीवन का, बहुत दूर है। यानी आदिवासियों का जीवन पत्नीवादी चकाचौंध के उस मूल्यवादी जो संस्कृति है उसे नहीं करते। तो ये जीवन, ये श्रमिकों के, स्त्री आदिवासी स्त्रियों के श्रमसाध्य जीवन के महत्व को रेखांकित करने वाली अस्मिता बोध मुगल थोड़ा वेट करेंगे, हम चाहते हैं कि आप समाप्त कर दें, इसलिए आज देखो धीरे धीरे रमेश जी का कहना कुछ और है, फिर देखते हैं बाद में आप लोगों के लिए क्या किया जा सकता है। तब तक कुछ दलित विमर्श की कविता इससे पढ़ा, एक आदिवासी विमर्श की। इसमें अछूत की शिकायत हीराडून की कविता है। आप लोगों के पास किताब होगी, उसको नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ लीजिएगा। मेरा बहुत बड़ा आर्टिकल है, इस पर आर्टिकल है, पत्रिका में बहुत बड़ा है। मोहनदास नैमिषराय की कविता है ईश्वर की मौत। ईश्वर की मौत, इसको पढ़ा देते हैं। छोटी छोटी कविता। मैंने पहले ही कहा था कि नीत्शे जो जर्मनी का रहने वाला था, अस्तित्ववादी था, वो नास्तिक विचार का पोषक था और ईश्वर में विश्वास नहीं करता। उसी पर आधारित ये मोहनदास नैमिषराय की कविता है। मैंने पहले ही कविता कहा था कि इन सभी कविताओं में कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वो सारे विचार आपको मिलेंगे। ईश्वर की मौत उस दिन होती है जब बनता है कोई मंदिर या मठ, जहाँ बैठता है कोई ठग, लुटेरा, गुमराह करने वाला। मंदिर मस्जिद बैर बढ़ाता, प्रेम बढ़ाता मधुशाला। ये बच्चन की मधुशाला कविता है। ये सारे चीज़ जो बनाए गए वो सब वही है। मंदिर मस्जिद बैर बना बढ़ाता, प्रेम बढ़ाता।
मधुशाला में जाइए, वहाँ न मंदिर दिखेगा, न मस्जिद दिखेगा, न हिंदू न मुसलमान, न ऊंच न नीच, सब शराबी दिखेंगे, प्रेम में डूबे हुए, एक दूसरे से गले मिल करके खूब रोएंगे, हंसेंगे, एक दूसरे का चखना भी खाएंगे और पिएंगे, और उस कफन की तरह घीसू और माधु की तरह माया महाठगनिया में जानी कहते कहते क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। सो जाता है अंत में माया ठगनिया में दोनों बाप बेटे। कफन है प्रेमचंद की तरह। ठग, लुटेरा और गुमराह करने वाला, ये जो झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम पर, ये कौन करा रहा है? यही लोग करा रहे हैं। ईश्वर की मौत उस दिन होती है जब किसी महिला को बनना पड़ता है देवदासी। देवदासी प्रथा है जो दक्षिण भारत के मंदिरों में, वैसी स्त्रियां जो बिना ब्याही संतान को जन्म देती थी, उस तरह के संतान के पिता का नाम क्या? प्रश्नवाचक है, वो देवदास। वही लंपट, वही मंदिरों और मठों में मस्जिदों में रहने वाले लुटेरे, वही तो हैं उनके जन्म, लेकिन नाम प्रश्नवाचक चिन्ह है। ईश्वर की मौत उस पर होती है जब मेरे भीतर उभरता है सवाल, ईश्वर का जन्म किस माँ की कोख से हुआ था? ईश्वर का बाप कौन? यही तो तर्क है। अब ईश्वर है, ईश्वर है, ठीक है, लेकिन जो बौद्धिक आदमी होगा, जो वैज्ञानिक आदमी होगा, जो तार्किक आदमी होगा, वैज्ञानिक आदमी डीएनए आरएनए की बात करता है। ईश्वर का अगर जन्म हुआ है तो डीएनए आरएनए कैसे मिला? और यहीं पर उस ईश्वर के जन्म का सवाल है, डीएनए आरएनए। एक दार्शनिक, एक बौद्धिक आदमी, बुद्धिवादी आदमी सुकरात की तरह उसे नकारेगा, और एक तार्किक आदमी तर्क करे। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ईश्वर जन्म लिए हैं, मैं मान रहा हूँ जन्म लिए, ये तर्क नहीं लिए हैं तो तर्क दीजिएगा ना, तर्क संगत उत्तर दें। आपके प्रश्न में रहता है, क्वेश्चन देखिएगा और एक तर्क सुनिए। तो ये है ईश्वर के मौत की घोषणा, यानी अस्मितामूलक विमर्श की जितनी कविताएं हैं उसमें ईश्वर के नकार की बात करेंगे, ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाली कविता, और मनुष्य के अस्तित्व को सावा ऊपर मानुष तहार ऊपर नहीं, मनुष्य के अस्तित्व को सबसे ऊपर बना, मनुष्य ही सर्वोपरि है, मनुष्य सत्ता ही सब कुछ है, ईश्वरीय सत्ता कुछ नहीं है। तो ये सवाल खड़ा करता है अस्मितामूलक विमर्श की जो कविता है, जो रचनाएं हैं, ईश्वर के माँ और पिता को लेकर सवाल करता है, जिसका जवाब मनुवादियों के पास नहीं। क्यों नहीं? वो ये कहाँ से विचार आया? यहाँ से आया या पश्चिम से आया? नीत्शे से आया, जर्मनी के उस नीत्शे के विचारों से आया। तो कहीं ना कहीं जो आधुनिक रचनाएं लिखी जा रही हैं, कविता साहित्य, उस पर मात्र यहाँ के विचारों का प्रभाव नहीं दिखता है, बल्कि पश्चिम के विचारों का भी प्रभाव दिखता है। एक कविता है खेत की मुंडेर पर, चिरंजी कटारिया की कविता है 174। एक कविता और पढ़ा कर छोड़ देते हैं। खेत की मुंडेर पर, मुंडेर मतलब मेड़, जो विभाजक रेखा है, दो खेतों को जो बांटता है, जो हम लोगों ने बंटवारा कर लिया है समाज की तरह, जिस तरह खेतों को बांट लिया है, मेड़ बना दिया है। मेड़ को तोड़ने की जरूरत है। मेड़ कब टूटेगा? प्रश्न है, मेड़ कब टूटेगा? पहाड़ों को लांघ कर उन्मुक्त विचरती यादों के घुरमुट में धसी हुई हवेली
ध्वस्त होती दिखाई देती है। पहाड़ों के उस पार क्या दिखाई दे रही है? हवेली। हवेली किसका प्रतीक है? सामंतवाद का। सामंतवाद का किला ढह गया, प्रजातंत्र आ गया, राजतंत्र का किला ढह चुका है। उधर संकेत है इस कविता का। तुम्हारे घोड़ों ने कर दी है बगावत तुम्हारे ही खिलाफ, और तुम्हारे घोड़ों ने ही कर दी है बगावत। घोड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जनता के लिए। जनता तुम्हारे खिलाफ हो गई है, अब तुम्हारा सामंतवाद नहीं चलेगा। राजतंत्रीय व्यवस्था के विरुद्ध लोग खड़ा हो गए। तुम्हें बदलना होगा समय के साथ साथ। क्या तुम्हें नहीं मालूम? तलवारों पर जंग चढ़ चुका है। दुनाली बंदूकों के हत्थे बकरियों को हाँकने के काम आने लगे हैं। यानी तलवार और दुनाली बंदूक आज से 50-60 साल पहले किसके पास है? जमींदारों के पास, दरभंगा महाराज के पास, बेतिया महाराज के पास, केकारी महाराज। तो तलवार देखिएगा, उन्होंने तो तस्वीर भी करनी होगी, इसमें आप काम करके लोग वो चला गया समय। यानी शक्ति का प्रतीक तलवार और बंदूक, ये सारी तुम्हारी जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई। ये प्रतीकात्मक बिंब है, इमेजिनेशन है कविताओं में। यानी दलित विमर्श की कविताओं में रचनाकार बिंब का भी प्रयोग करता है, प्रतीकों का भी करता है। यानी शक्ति का क्षरण के लिए, शक्ति के क्षरण के लिए तलवारों और वो बंदूकों का प्रयोग कर रहा है। जिस पर क्या है? जंग चढ़ चुका है। जंग, तलवार पर जंग चढ़ चुका मतलब क्या? किसी काम का उसका प्रयोग बहुत दिनों से नहीं हो रहा, यानी प्रयोग से बाहर है। अब राजतंत्रीय व्यवस्था प्रयोग से बाहर है, प्रजातंत्र है। 1 वोट 1 मैन, ऑल मैन आर इक्वल, नहीं चलेगा, बराबरी की बात होगी। और दुनाली बंदूक का जो हत्था है, हत्था किसी का होता था? लकड़ी का, और उसमें नाली लगा होता था। तो हत्था बंदूक भी टूट गया। जो हत्था तुमने फेंका है वो गांव का बकरी चलाने वाला वो मजदूर का जो लड़का है उसको हाथ लग गया है और उस हत्थे से अपनी बकरी को। ये देखिए विद्रोह की स्थिति, प्रतिरोध की स्थिति कि जिस हत्थे से तुम हाँकते थे बंदूक की नाली से जनता पर शासन करते थे, उस नाली के हत्थे को मजदूर का बेटा हाथ में लेकर के बकरी चला जाता है। ये प्रतिरोध है। ये अब तो आ जाओ खेत की मंदिर पर और देखो मेरे हाथों में परीक्षा क्या कि ऐसा मंत्री। अब तो आ जाओ, समय बदल गया है, मेरे साथ श्रम करो, किसान बनो और देखो कि कितना मेहनत होता है, कितना दर्द हो, कितनी दर्द पीड़ा होती है। मेरे छाले पड़े हुए देखो इस तरह ये श्रम शिखर श्रम साध्य लोगों के संघर्ष की ओर संकेत है कि कितना मजदूर जो है किसान खेतों में, कृषक मजदूर जो है सो काम करता है और उसका जो अन्न कौन ले जाता है? गोदाम की बोरी का अन्न कौन ले जाता है? पढ़े हैं गोदाम कौन ले जाता है? उसके हिस्से उसके भाग में क्या बच जाता है? भूसा बच जाता है, कुछ नहीं मिलता अन्न क्या करते सब। तो देखो कि मैं तो किस तरह जो है सो मेहनत करते हैं हम। जो कमाएगा वही खाएगा, ये मार्क्सवाद का संदेश है। जो काम करेगा वही माने, जो उत्पादन करेगा उत्पादन के उस अर्थ पर उसी का हो। और तुम तो बैठे हुए अपना जो है जागीरदारी चला रहे हो और लठक रखे हुए हो, हमसे काम करवाते हो। अब तो आ जाओ, समय बदल गया है, मिलजुल कर करें हम लोग साझेदारी की। और इसीलिए आप देखेंगे कि सेवा सदन में प्रेमचंद का जो वहाँ से रमानाथ लौट कर आता है तो गांव में जाता है और मिलजुल करके सब खेलते हैं। उपन्यास में सब इन हाथों से अनाज उगा कर मैंने तुम्हारा पेट भरा,
आओ एक बार देखो तो सही, मेरे ही जूते से बीती तुम्हारी मनशाला, मेरे ही जूते मिलेंगे तुम्हारे मुंगलों से नजराने। अब तुम खड़े हो एक ऊंट की तरह, मुझ पर ताव दिए हुए, अकड़े बेमतलब बेमान। ठूठ फूट जाते हैं वैसा वृक्ष जिससे सूख गया पत्ता उत्ता कुछ नहीं, फिर भी अकड़ा हुआ है, खड़ा है। तो ठूठ बन गए हो, यानी सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लेकिन ताव अब ये वही है, जो बदलना चाहिए। चावल बनकर रहने की जरूरत नहीं है, भात बनो, उबलोगे तब ना भात बनोगे। पानी में खोलते हुए पानी में उबलो तब नमक बनो। तो मुझ पर ताव दिए हुए हैं, कुछ है नहीं। हाथी बिक गई, सिक्कत ढो रहे हैं। हथसार, हमारे गांव में भी हथसार था, बहुत दिनों तक मैं देखता था, 12-13 बरस का था, उसमें भोज तो हो ही गया था। तो गांव में हाथी लोग रखते थे, तो पता चलता था कि इसमें इन लोग का हाथी रहता था, बड़ा बड़ा घर बना हुआ था। तो वो करके मैंने जाते थे देखे कि कैसे मैंने ये रहता था हाथी की बिक्री हो गई, केवल हाथी साल होता, वो तो अब टूट गया है। तो ऐंठ अकड़न रह गई, उस अकड़न को, उस वैचारिक जो तुम्हारे अंदर जो परंपरागत जो भाव है उसमें बदलाव। अगर सामाजिक समरसता चाहते हैं तो इस तरह ये खेत की मूल्य पर कविता है, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह एक किसान, एक श्रमिक किसान, मजदूर किसान और ढाती हुई सामंतवादी जागीरदारी व्यवस्था की ओर संकेत करता है समय के। तो परिवर्तन, दलित विमर्श या अस्मितामूलक विमर्श अध्यात्म को नकारती है। आध्यात्मिक मूल्य कोई चीज नहीं है। पहले अस्मितामूलक विमर्श ईश्वर के अस्तित्व को नकारती है और मनुष्य के अस्तित्व में विश्वास। अस्मितामूलक विमर्श जीवनवादी और मानवीय मूल्यों पर आधारित विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्श अम्बेडकरीय या अम्बेडकरवादी चिंतन दर्शन का विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्श कल्पना को नकारती है और जीवन यथार्थ को स्वीकारती है। अस्मितामूलक विमर्श प्रतिशोध का नहीं, प्रतिरोधात्मक विमर्श। अस्मितामूलक विमर्श शोषितों के विरुद्ध शोषकों के विरुद्ध विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्श भाग्य और भगवान में विश्वास नहीं। अस्मितामूलक विमर्श में आक्रोश और विद्रोह रस के रूप में। अस्मितामूलक विमर्श भारतीय काव्यशास्त्र के विरोध का विमर्श।
अस्मितामूलक विमर्श आर्ट शेप फॉर आर्ट के लिए नहीं, बल्कि आर्ट शेप फॉर लाइफ का विमर्श है। कला कला के लिए नहीं, बल्कि कला जीवन के लिए का विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्श की भाषा सरल, सपाट और सहज, सरल, सपाट और सहज। व्यंग्य की प्रधानता अस्मितामूलक विमर्श में देखेंगे। अस्मितामूलक विमर्श पर पश्चिम के अस्तित्ववादियों यथा नीत्शे, तथा बिंबवादियों यथा फ्रांस के रचनाकारों का विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्श मनुस्मृति के विरोध का विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्श गौतम बुद्ध के मानवतावादी मूल्यों का विमर्श है। अस्मितामूलक विमर्श अम्बेडकर के चिंतन दर्शन का विमर्श है। ये सारी विशेषताएं हैं वो अस्मितामूलक रचना है उसमें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना दिया, आप लोगों ने सुना।